नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में आज एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो कि एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर जिक्र करने का कारण बन रहा है। ट्विटर पर इस समय फंड कावेरी इंजन ट्रेंड कर रहा है। एक्स पर इसका ट्रेंड करना भारतवासियों के मन की उस इच्छा शक्ति को दर्शाता है जब हमारे लोगों ने संभवतया सोशल मीडिया के माध्यम से ही सही सरकार का ध्यान किसी बहुत ही अल्टीमेट विषय की तरफ आकर्षित किया है। मुद्दा है फंड कावेरी इंजन का। भारत के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर में भारत के जो जो ट्विटराइट्स हैं, जिसको आप एक्स के नाम से जानते हैं, वहां पर बार बार एक ही चीज को रिपोस्ट किया जा रहा है। कल हमने भी किया था कि आप कावेरी इंजन को फंड करिए। सरकार से कहा जा रहा है कि कावेरी इंजन को बनाइए। तो कावेरी इंजन क्या है, फंडिंग की कहानी क्या है, भारत क्या कोई भी अपना इंजन बनाता ही नहीं है क्या, क्या हम इंजन की डिपेंडेंसी को लेकर किसी और देश पर निर्भर हैं क्या, ये सारी बातें आज के सेशन में हम जानेंगे। क्योंकि अब हेडलाइन बन चुकी है, देश के लोगों के द्वारा सरकार से की गई डिमांड इस समय सुर्खी है कि साहब आप कावेरी इंजन को फंड करिए। तो देश में इस डिमांड के पीछे की कहानी क्या है, कावेरी इंजन क्या है, क्यों हम इस तरह की बातें कर रहे हैं, और अल्टीमेटली देशवासियों ने बहुत बड़ी मांग सरकार के सामने रख दी है। अब तक मांगे उठती थी तरह तरह के विषयों पर, कहीं किसी भाषा की मांग उठ रही है, कहीं आरक्षण की मांग, कहीं रोजगार की मांग। आज देश ने साइंस के लिए डिमांड की है, और यह साइंस की डिमांड अचानक लोगों के बीच में ट्रेंडिंग टाइटल बनना देश को उस दिशा में ले जाता हुआ दिखाता है कि हम शक्तिशाली बनने के लिए खुद से क्या अपेक्षाएं रखकर बैठे हैं, और शक्तिशाली बनने के लिए जो चुनौतियां हैं उसमें हम भारतवासी सरकार से क्या चाहते हैं। ठीक है, आपके सामने ये जो मशीन दिखाई दे रही है, ये एक इंजन है। इस इंजन पर लिखा है कावेरी इंजन, और इसके ऊपर नाम लिखा है गैस टरबाइन अनुसंधान, स्थापना वर्ष लिखा है स्थापन, और बेंगलुरु लिखा हुआ है, भारत लिखा हुआ है। साथियों, ये एक इंजन है जो फाइटर जेट में लगाया जाता है। फाइटर जेट भारत जैसे तेजस बना रहा है, और भी फाइटर जेट हम बना सकते हैं यदि हमारे पास इंजन हो। साथियों, किसी भी प्रकार का व्हीकल हो या फिर फाइटर जेट हो, मूविंग जितनी भी चीजें हैं उन सब में इंजन का अपने आप में बड़ा महत्व होता है। और फाइटर जेट्स में इंजन का महत्व इसलिए होता है कि हवाई जहाज जो उड़ रहे हैं, चाहे हम बोइंग 747 की ही बात करें, एक हवाई जहाज के उड़ने में जो इंजन काम आता है उसमें लगभग 40,000 से ज्यादा कल पुर्जे लगे होते हैं। मतलब ये छोटे छोटे जो अभी आपको जो ये दिखाई दे रहे हैं, नट बोल्ट टाइप के पाइप्स, मशीनरी, तमाम प्रकार की जो चीजें इसमें लगी हैं, 40,000 टाइप्स की बोइंग 747 जो कि एक यात्री विमान है, उसके इंजन में इतने सारे कलपुर्जे लगे हैं। तो नंबर 1, इतने सारे कलपुर्जे बनाने के लिए अपने आप में एक सेटअप चाहिए होता है। फिर 40,000 कौन से हैं, अगर ये पता हो तो आप सिस्टम भी बना लो, लेकिन ये 40,000 कौन कौन से होंगे नहीं पता है, तो ऐसे में इसका डेवलपमेंट अपने आप में एक बड़ा विषय होता है। एनीवे, तो ये जो कावेरी इंजन है, इस कावेरी इंजन में इसी तरह के कलपुर्जे लगेंगे, ये तो अपेक्षा है। अब आप पूछेंगे कलपुर्जे ही अगर बहुत बड़ी चीज मायने रखती है और उसके अलावा कोई मायने की बात है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि जब ये उड़ते हैं तो अपने वजन से कई गुना ज्यादा तक थ्रस्ट पैदा कर देते हैं। मतलब इसको ऐसे समझिए, आप और हम जब पुशअप लगाने की बात करते हैं कि हम भाई पुशअप्स लगा रहे हैं, चिनअप्स लगा रहे हैं, तो अपने बाजुओं में कितनी दम है उसके आधार पर हम पुशअप और चिनअप की संख्या लगाते हैं कि भाई इतने चिनअप लगा लिए तो आप फिट हो। इंजन के केस में भी ऐसे कहा जाता है। अच्छा इंजन वो है जो अपने गाड़ी के यानी कि कंप्लीट फाइटर जेट का जो वजन है उससे कई गुना ज्यादा वजन को लिफ्ट कर सके। गाड़ी का जो वजन है यानी कि फाइटर जेट का जो वजन है उसके वजन से कई गुना ज्यादा वजन को उठाने की क्षमता रखता हो। एक उदाहरण के रूप में अगर हम बात करें तो जो हमारा तेजस में लगने वाला इंजन है, एलसीए तेजस, जो हम जीई से लेते हैं, 404 नाम का इंजन, वो अपने वजन से 9.4 गुना वजन तक को उठा के रख सकता है। मतलब अगर 100 किलोग्राम का है तो 940 किलोग्राम तक का वजन वो उठा सकता है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इंजन में किस तरह की सामर्थ्य की अपेक्षा होती है। अब जब इतना थ्रस्ट पैदा करना है, गाड़ी को उठाने के लिए इतनी ताकत चाहिए, तो इस ताकत में फ्यूल बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है। फ्यूल कंज्यूम होता है तो फ्यूल कंजप्शन पर हीट जनरेट होती है, और जब हीट जनरेट होती है तो हीट जनरेशन से कई बार ये जितना भी मटेरियल लगा हुआ है ये गलने लगता है। लगभग 1550 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास लोहा पिघल जाता है, और बोइंग 747 जैसे जो हवाई जहाज यात्री विमान है उनके अंदर भी, अगर बोइंग 747 की अगर बात कर रहा हूं, उसमें भी 1400 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान बढ़ जाता है। तो 1400 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो साधारण यात्री विमान में बढ़ रहा है।
ऐसे में अगर आप फाइटर जेट की तरफ जा रहे हैं, जो कि अपनी गति के लिए जाने जाते हैं, आवाज से तेज चलने के लिए जाने जाते हैं, उनके अंदर थ्रस्ट ही सब कुछ होता है। आम बोलचाल की भाषा में जिसे आप पिकअप कह सकते हैं, जैसे अपन बाइक चलाते हैं तो कहते हैं ना पिकअप जिस बाइक का बढ़िया है, कार बढ़िया है, पिकअप बहुत बढ़िया है। तो पिकअप की तरह से अगर बढ़ाना है तो उसमें फ्यूल कंजप्शन बहुत होता है, और ऐसे में ज्यादा हीट जनरेशन से संभव है कि चीजें पिघल जाएं, और पिघलने वाली जो दिक्कत है वो फाइटर जेट का इंजन बनने ही नहीं देती। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, फाइटर जेट्स आज दुनिया में 193 देश हैं यूएन के अंदर, केवल 4 ही देश ऐसे हैं जो फाइटर जेट का इंजन बनाने में कामयाब हुए हैं। आप उनमें से हो सकता है कि चाइना का नाम सोच रहे हो, वास्तविकता है कि चाइना अभी तक भी रूस निर्मित फाइटर जेट इंजन पर काम कर रहा है। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस, ये 4 ही ऐसे देश हैं जिनके पास में फाइटर जेट का इंजन बनाने की क्षमताएं हैं। अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि फाइटर जेट बनाने का जो इंजन है वो केवल 4 ही संस्थाएं, 4 ही देश बना पा रहे हैं। बाकी देश क्या कर रहे हैं? जापान है, जर्मनी है, अपने पड़ोस में साउथ कोरिया है या फिर चाइना है, ये लोग भी फाइटर जेट का इंजन नहीं बना पा रहे हैं। लगातार प्रयास जरूर कर रहे हैं। चाइना ने अगर फाइटर जेट का इंजन बनाया भी है तो उसके पीछे उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग की बात आती है कि वो रूस से अगर खरीद के लाया, उसी को तोड़ मरोड़ के देखा बार बार कि ये क्या बना है, इसीलिए इनके ऊपर लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि इनका ओरिजिनल कोई इंजन नहीं है। क्या दुनिया के देश चाहते नहीं है कि अपना खुद का फाइटर जेट का इंजन बने? क्योंकि यात्री विमान से ज्यादा कीमती या कहिए तो ज्यादा एफिशिएंट विमान का इंजन होता है फाइटर जेट का इंजन। हर देश चाहता है कि वो फाइटर जेट का इंजन बनाए, लेकिन चैलेंजेस जो हैं वो तकनीकी के हैं, और तकनीकी पर हम लोग खर्चा भी कर दें, लेकिन तकनीकी के लिए सरकार कितना बजट निकालती है ये अपने आप में एक बड़ा सवाल होता है। हमारे कावेरी इंजन को हमारे वैज्ञानिक, डीआरडीओ के साइंटिस्ट बनाना चाहते हैं, लेकिन इस तरह की रिसर्च के लिए पैसे की बहुत आवश्यकता होती है। अब आप पूछेंगे ऐसा पैसा कहां लग रहा है? अगर मैं बोल रहा हूं 40,000 प्रकार के नट बोल्ट लगे हैं, तो नट बोल्ट ऐसे तो है नहीं कि खरादी की दुकान पर गए कि ले भैया इस साइज का ये नाप बना दे, हमें इसकी जरूरत पड़ रही है। इन सब के लिए कहीं ना कहीं असेंबली यूनिट्स लगेंगी, नंबर 1। नंबर 2, इस इंजन के बन जाने के बाद इसकी टेस्टिंग कहां करोगे? क्योंकि जब तक इसके लायक माहौल नहीं बनाओगे तो इसका टेस्टिंग लैब अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होता है। नंबर 3, इसमें जो मटेरियल लगता है वो मटेरियल, ये तो तय हो गया कि वो लोहा नहीं हो सकता क्योंकि वो पिघल जाएगा। ऐसे में उसकी पिघलाहट को रोकने के लिए इसमें अलॉय का इस्तेमाल यानी मिश्र धातुओं का इस्तेमाल होता है। तो मिश्र धातु कौन सी उपयोग में ली जाए, उसके लिए बड़ा फंड की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में कावेरी इंजन का विकास के साथ साथ उसके अंदर प्रयोग के लिए फंड अपने आप एक बड़ा चैलेंज है। और जिस तरह भारत सरकार के द्वारा फंडिंग की जाती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम पर, उसे बढ़ाने की मांग भारतवासियों ने की है कि आप पैसा बढ़ाइए। डीआरडीओ ने अपने आप को सक्षम स्तर पर अभी प्रूव करके दिखाया है, चाहे इंडिया पाकिस्तान के बीच में हुआ हालिया जो कन्फ्रंटेशन हो उसमें आप देखें, इन सभी पर डीआरडीओ ने अपना लोहा सबको मनवाया है। अब आवश्यकता है कि फाइटर जेट के मामले में भी हमारा इतने समय से पेंडिंग पड़ा कावेरी इंजन बना ही लिया जाए। अब आप पूछेंगे कब से पेंडिंग पड़ा है, तो इसके लिए पूरी कहानी सुनते हैं, बताते हैं लोगों की डिमांड क्या है, हमने अब तक क्या क्या प्रयास किए, भारत को चुनौतियां कहां आई, भारत ने क्या कभी किसी देश से सहयोग मांगा, अगर मांगा तो किसी ने हमारा सहयोग किया या सबने मना कर दिया, चैलेंजेस क्या क्या आए, सारी बातें आज के सेशन में और डिटेल से जानते हैं। भारतवासियों में जो आत्मनिर्भर भारत बनने का जज्बा जगा है, उससे भारत का हर नागरिक एकदम जोश में है और वो कावेरी इंजन को फंड करने के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा है। तमाम प्रकार के ट्वीट्स कल ट्रेंड करते रहे, तमाम प्रकार के ट्वीट्स थे, वीडियोस थे, फुटेजेस थी, जिसमें सरकार से कहा जा रहा था कि आप तो बस कावेरी इंजन के लिए पैसा खर्च कर दीजिए, आप तमाम जो प्रयास कर रहे हैं हम भारत वाले चाहते हैं, सरकारें आएंगी जाएंगी मगर कावेरी इंजन फंड होते रहना चाहिए। लोगों ने कावेरी इंजन की तस्वीरें डाल डालकर इतना तक कहा कि निर्मला जी आप 18% की जगह कैरेमल पॉपकॉर्न पर 20% हमसे ले लो, लेकिन इस जीएसटी का पैसा कावेरी इंजन को दे दो। लोगों ने अपने अपने तरीके से मीम के माध्यम से अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का प्रयास रखा कि प्रधानमंत्री को इस प्रॉपर तरीके से 31 मार्च तक, मतलब ये सारी जानकारी उन तक पहुंचाई जाए कि आप हमारा कावेरी इंजन फंड करने के लिए सरकारी बजट में पैसा बढ़ाइए। लोगों से कहा जा रहा है कि सरकार का ध्यान आकर्षित करिए, सरकार से कहा जा रहा है कि आप कावेरी बजट के ऊपर पैसा खर्च करिए। लोगों ने मीम मटेरियल में बकायदा जो पाकिस्तान के अंदर जो तस्वीरें आदान प्रदान हुई हैं, इस पर भी हम एक छोटा वीडियो ले आएंगे, उस पर भी मतलब इसके हाथ में भी पहुंचा दिया कि शहबाज शरीफ तुम भी यार हमारे लिए डिमांड कर लो कि फंड कावेरी इंजन। लोगों ने खूब बढ़िया मीम बनाए, ट्रंप वगैरह सबको घुसा दिया। कल पूरी तरह से कावेरी इंजन ट्रेंड करता रहा। तो अब हमने आपको बताया कि कावेरी इंजन क्या है। अच्छा, अब सवाल क्या आता है
है कि कावेरी इंजन से पहले कौन सा इंजन था, कावेरी इंजन बनना कब से शुरू हुआ, कहां कहां दिक्कतें आई, सारी बातें हैं। बात 50 के दशक की कही जाती है। इसके पीछे की कहानी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं ताकि आप इसको रिलेट कर पाएं। इतिहास में चलते हैं। इतिहास कुछ यूं है कि यूएसएसआर के समय पर भारत के साथ क्या हुआ करता था। जब सोवियत रूस का समय था, सोवियत रूस से पहले भी अगर हम चलते हैं तो भारत की आजादी के पास चलते हैं। भारत जब आजाद हुआ उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म ही हुआ था और दुनिया के देश दो भागों में बटे हुए थे, या तो सोवियत रूस के नेतृत्व में जाएंगे या फिर अमेरिका के नेतृत्व में। अमेरिका के नेतृत्व वालों ने नाटो ज्वाइन कर लिया था और सोवियत रूस वालों ने डब्ल्यूटीओ ज्वाइन कर लिया था। भारत उस समय ताजा ताजा आजाद हुआ था और हमें लगता था कि अब यूएन बन ही गया है तो किसी झुंड में बैठने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी देश को इंडिपेंडेंट रूप से बढ़ने का ये जो नए देश हैं ये स्वागत करेंगे। हम नए आजाद हुए हैं और हमें अपनी आजादी के साथ लोग रहने देंगे। इसी आजादी के चलते भारत ने एक नया संदेश दिया दुनिया को और वो संदेश था गुट निरपेक्ष नीति, नॉन अलाइन मूवमेंट, कि हम किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं होंगे, हम बिना ग्रुप के रहेंगे और बिना ग्रुप के हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। हालांकि हमारी नीतियां कभी कभार बदलती रही, कभी हम प्रो रशिया रहे, कभी हम प्रो अमेरिका रहे, लेकिन फिर भी हम मध्य के मार्ग पर चलने का लंबे समय तक प्रयास करते रहे, मध्यम मार्ग अपनाने का प्रयास करते रहे। ऐसे में जब गुटनिरपेक्ष नीति के साथ हम आगे बढ़ रहे थे और दुनिया के देश जो नए नए आजाद हुए थे वो भारत में नेहरू जी के नेतृत्व वाले इस आंदोलन को, गुटनिरपेक्ष नीति के आंदोलन को ज्वाइन कर रहे थे, तो ऐसे में चाइना को अपने आप को हाशिए पे देखना बुरा लगा। चाइना उस समय माओ के नेतृत्व में था। माओ ने, जिसके चलते माओवाद बना, माओ को भारत का यह रवैया पसंद नहीं आ रहा था कि भारत चीजों को आगे लेकर बढ़ रहा है, एशिया क्षेत्र में इंडिया लीड कर रहा है। माओ को यह बात पसंद नहीं थी और इसी बीच में तिब्बत का इशू बन गया था और तिब्बत के इशू के चलते तिब्बत से दलाई लामा निकलकर भारत शरण मांगने आ गए थे। नेहरू जी ने उन्हें अपने यहां शरणागति की रक्षा का वादा कर दिया कि अब आप आए हो तो आपकी सुरक्षा हम करेंगे। इस बात पर भारत और चीन कन्फ्रंट करने लगे। दोनों देशों के साथ में जो एग्रीमेंट था, पंचशील का जो सिद्धांत था कि हम एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे के इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, संप्रभुता की रक्षा करेंगे, हिंदी चीनी भाई भाई होंगे, चीन ने एक नहीं सुनी और उसने भारत पर बिना हमारी किसी प्रायर तैयारी के, जैसे एक तो होता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच एनी टाइम हीटेड डिबेट रहती है तो हम तैयार रहते हैं कि साहब यहां तो कभी भी वॉर हो सकता है, लेकिन जिससे अपेक्षा ही नहीं है, चीन से हमारी अपेक्षा ही नहीं थी। हमें था ये भी बड़ा देश है, हम भी बड़े देश हैं, दोनों देशों की अलग अलग आवश्यकताएं हैं, लेकिन चाइना ने धोखे से भारत पर हमला कर दिया और हमला तो किया सो किया, भारत के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। भारत के बड़े हिस्से पर कब्जा किया। भारत उस समय पाकिस्तान के साथ युद्ध करके निकल ही रहा था, नया देश था, नई चुनौतियां थी, हम तैयार ही नहीं थे कि हमारे इतने फ्रंट्स पर वॉर हो जाएगा। इस बीच में नेहरू जी ने अपनी तरफ से अमेरिका को पत्र लिखा। अमेरिका उन दिनों पाकिस्तान प्रेमी हुआ करता था। जॉन एफ कैनेडी को पेपर लिखा गया, पत्र लिखा गया। भारत के राजदूत ने बकायदा जाकर के अमेरिकी राष्ट्रपति को पत्र सौंपा और कहा कि हमें आवश्यकता है कि अमेरिका अपने फाइटर जेट्स भारत भेजे, और भारत इसलिए नहीं कि भारत आपके गुट का सदस्य है, आप इसलिए हमारे पास फाइटर जेट्स भेजिए क्योंकि ये किसी देश की संप्रभुता का सवाल है, किसी देश की स्वतंत्रता का सवाल है। कोई देश हम पर हमला कर रहा है, आप लोग जो देश, दुनिया के बड़े देश हैं, उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हमारी स्वतंत्रता की आप हिफाजत करें। यह गुहार हमारे द्वारा लगाई गई अमेरिका के सामने, ब्रिटेन के सामने। हमने डिमांड रखी कि आप हमारी रक्षा करिए, आप हमारे पास में फाइटर जेट्स के अपने स्क्वाड्रंस को भेजिए, लेकिन अमेरिका इस बात की टालम टोल करता चला गया क्योंकि उसका उस समय तक जो रुख था वो पाकिस्तान के साथ था। पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान जब आजाद हुए थे, अलग अलग पहले सेपरेट हुए, आजादी डिक्लेयर की, उस समय पाकिस्तान की ग्रोथ रेट भारत को कंपीट करती थी। भारत की तुलना में पाकिस्तान में जनसंख्या कम थी और फर्टाइल लैंड ज्यादा थी। अमेरिका का सपोर्ट था, पूंजीवादी नीति थी, पहले से ही इंक्लाइंड टुवर्ड्स पाकिस्तान जो था वो अमेरिका था, तो ऐसे में उसकी ग्रोथ रेट शुरुआत में बढ़िया निकल कर आई। अमेरिका पाकिस्तान को ब्राइट स्पॉट के रूप में देखता था कि ये तो बढ़कर रहेगा। ऐसे में अमेरिका उसे ही सपोर्ट करना चाहता था, जो आपको 71 के वॉर में दिखा भी था। इसी के चलते भारत ने अमेरिका से जब गुहार लगाई तो यह कहा कि आपके फाइटर जेट्स का हम पाकिस्तान के विरोध में उपयोग नहीं करेंगे, हमें चीन से रक्षा करने के लिए फाइटर जेट्स आप दो। अमेरिका ने हमारी कुछ नहीं सुनी। नहीं सुनी तो हमें यह महसूस तो हुआ कि हमें आवश्यकता है अपने फाइटर जेट्स बनाने की, लेकिन अब चीन अपनी तरफ से हम पर हमला कर चुका था और चीन ने यूनिलेटरल ही सीज फायर किया था। यह नहीं था कि भारत और चीन आपस में बैठे हो और डिक्लेयर हुआ हो कि हां भाई अब यहां रुक जाना चाहिए। चाइना ने अपनी तरफ से रोका, अपनी तरफ से वापस चला गया, जहां तक जगह कब्जानी थी कब्जा कर लिया। चीन ने भारत के साथ जो किया था 1962 में, वही एक भारत का बहुत बड़ा सेटबैक है कि हमारे अगर इस फ्रंट पर, विशेष रूप से उत्तर पूर्व फ्रंट पर भारत अगर मजबूती से खड़ा होता,
सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होती, हमारे उस समय के डिप्लोमेटिक रिलेशंस में अपनी सुरक्षा के लिए हम देश दुनिया के देशों को एक साथ ला पाते, तो संभवतः आज जैसे हम देखते हैं कि भारत के एक बड़े हिस्से के ऊपर चीनी कब्जा है, वो उस समय ना रहा होता। खैर, उस दौर में भारत सरकार ने क्या किया? उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो जर्मनी था, हिटलर वाला जो जर्मनी था, वो ताजा ताजा फ्रस्ट्रेट, मतलब एक तरह से कहिए मुक्त हुआ था, हिटलर से युद्ध हारा था, और ऐसे में यहां के काफी सारे लोग छोड़ छोड़ करके, जो वैज्ञानिक थे वो कहीं और जाना शुरू कर दिए थे। ऐसे में ही एक वैज्ञानिक थे, उन वैज्ञानिक का नाम, सरनेम पीछे टैंक लगता था, हमें देखेंगे अभी उसका नाम क्या था। उसको भारत के द्वारा रीच किया गया और कहा गया कि भाई आप आइए हमारे साथ। कुर्थ टैंक नाम का एक व्यक्ति था, उस कुर्थ टैंक नाम के व्यक्ति को भारत ने रीच किया कि आप हमारे पास आइए और हमारे फाइटर जेट का इंजन बनाइए। तो ऐसे में जो कुर्थ टैंक नाम का जो वैज्ञानिक है, ये भारत आता है और HF-24 नामक जो हमारा लड़ाकू विमान है, जो कि मतलब भारत के वॉर में यूज भी किया गया था 1971 के वॉर में, वो इस इंजन को बनवाता है। HF-24 मारूत नाम का जो हमारा लड़ाकू विमान है, उस लड़ाकू विमान में जो इंजन लगा था, यही इस कुर्थ टैंक नाम के व्यक्ति द्वारा बनाया गया था। और कहते हैं कि इस HF-24 मारूत ने उस समय कई पाकिस्तानी टैंकों को तबाह किया था और 1982 में वायुसेना ने इसे अपने बेड़े से हटा दिया था। ये जो मारूत नाम का हमारा फाइटर जेट बना था, इसने अमेरिका द्वारा, या फिर सॉरी, पाकिस्तान के पास जो आधुनिक F-86 सैबरी फाइटर जेट था, उसको भी मार गिराया था। उस समय के युद्ध में ये वाला फाइटर जेट यूज आया था, लेकिन ये एक्सपेक्टेशंस के अनुरूप नहीं था। फाइटर जेट्स को बहुत तेज होना होता है, उनकी प्रिसीजन, एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड अपने आप में बहुत मायने रखती है। ऐसे में हमने इसे रिटायर कर दिया 1982 में, और 1982 के बाद 86 में बेंगलुरु के अंदर गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यानी GTRE ने मल्टी रोल लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी LCA, जिसको आज LCA तेजस के नाम से आप जानते हैं, उस LCA के लिए स्वदेशी कावेरी इंजन का निर्माण शुरू किया। 1986 से आज आप 2025 में हैं, 39 ईयर बीत चुके हैं, 40वें साल में है, अब तक हमारा कावेरी इंजन बनकर नहीं आया है। मतलब भारत का जो स्वदेशी इंजन था, उस स्वदेशी इंजन के बाद में आप देखें HF-24 मारूत के बाद में भारत ने कोई इंजन नहीं बनाया। 13 साल बाद GTRE ने अपने 9 प्रोटोटाइप जरूर साझा किए, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहे, उनको हम अपने फाइटर जेट्स में उपयोग में नहीं ले पाए। तो सोचिए 40 साल से अब तक भारत अपना फाइटर जेट का इंजन बना ही रहा है। DRDO की लैब GTRE के द्वारा इस फाइटर जेट के इंजन पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग इस इंजन को बनाने में कामयाबी नहीं पाते, लेकिन कामयाबी के अनुरूप हम इसको कंपैटिबल नहीं पाते अपने फिलहाल उपलब्ध अन्य जो विकल्प हैं उनसे। क्योंकि हम अपना इंजन बना लें, लेकिन इस इंजन का उपयोग अगर हम दुश्मन के किसी फाइटर जेट से मुकाबला करने में करें और उसके पास हमसे बेहतर अगर फाइटर जेट है, तो हमें उससे उन्नत बनाना है। तो बनकर आता है, फिर उससे आगे का तैयार हो जाता है, उससे आगे की जरूरत, उससे आगे की जरूरत। तो अभी मार्केट की नीड के हिसाब से हम अपना फाइटर जेट का इंजन नहीं बना पाए हैं, और इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। हम जो फाइटर जेट यूज करते हैं, चाहे फ्रांस से खरीदे हुए हों या फिर ये सभी में, अब जैसे आप कहेंगे जो तेजस यूज करते हैं हम लोग, उसमें भी जो इंजन लगा है वो अमेरिका से आया हुआ इंजन है। हम अपना जितना भी, चाहे हम तेजस के बारे में कहें कि मेक इन इंडिया में हमने कमाल कर दिया है तेजस बनाकर, तो इंजन कहीं ना कहीं हमने विदेश से मंगाया होगा। तो एक तरह से आत्मा हमारे फाइटर जेट की बनने के बाद भी विदेश से आ रही है। इसी कारण से भारत में डिमांड हो रही है कि जब DRDO जैसा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो उसे फंड दो, तकनीकी का एक्सेस दो, दुनिया के देशों के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बढ़ाओ, ताकि हमारे यहां पर तकनीकी आए और हम अपना फाइटर जेट इंजन बना पाएं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस जैसे देश ही जेट इंजन, फाइटर जेट इंजन बनाने में अभी तक कामयाब हुए हैं। यही कारण है कि भारत में इसकी मांग उठ रही है। अब आप सवाल पूछेंगे, सर हमारी मित्रता तो बढ़िया है रूस के साथ, फ्रांस के साथ, या फिर इनके साथ में अमेरिका के साथ, इन सब से हम फाइटर जेट खरीदते भी रहे हैं या फाइटर जेट के इंजन खरीदते रहे हैं। चाहे सुखोई की बात हो तो हम खरीद, मिग हो या सुखोई हम रूस से लेकर आए हैं, हम राफेल हो तो फ्रांस से लेकर आए हैं, और तेजस के लिए जो तेजस के अंदर इंजन लगा है वो GE मोटर्स से लेकर के आए हैं, अमेरिका से लेकर आए हैं। ऐसे में हमारे पास फाइटर जेट के इंजन हमने इतने देशों से मंगाए हैं, तो क्या हमें ये कोई तकनीकी ट्रांसफर नहीं करता? क्या तकनीकी ट्रांसफर के नाम पर ये लोग मना कर देते हैं? जैसे हमने LCA तेजस के लिए जो इंजन डाला हुआ है वो GE का आएगा, है ना, जनरल इलेक्ट्रिकल्स का आएगा अमेरिका से। बातचीत दोनों के बीच में बैठी कि हम इंजन तो दे देंगे, हम 80% टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर कर देंगे, 20% लास्ट में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेंगे। यही लड़ाई हमारी फ्रांस के साथ चल रही है। हम फ्रांस से राफेल मंगाए तो उनसे यही डिमांड की है कि आप हमें सोर्स कोड दो कि यह बनाया कैसे,
शुरुआत में डील के समय हां कर देते हैं, लास्ट में मुकर जाते हैं। तो ऐसे में अब फिलहाल चल ये रहा है कि हमारा अच्छा मित्र कौन है। रूस के बारे में कहते हैं कि ये हमारे साथ में इस तरह की जानकारी साझा कर सकता है, लेकिन इसके जानकारी साझा करने के बाद दुनिया की हमसे जो प्रतिक्रियाएं होंगी उनको क्या हम हैंडल कर पाएंगे। ये तमाम बातें हैं जिनको लेकर के चीजें चलती रहती हैं। ये जो नेहरू जी के बारे में मैंने बातें बोली, ये सारी लिखित में द हिंदू में उपलब्ध है। इसका सारा कंटेंट हम अपने टेलीग्राम पर भी डालेंगे। जो बातें मैंने बोली आप उसे जाकर वहां चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो जीई और एचएएल ने एमओयू साइन किया था वर्ष 2023 में कि हम इंजन बनाएंगे इंडिया में, लेकिन ट्रांसफर कितना करेंगे, 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे। लेकिन भारत लगातार इस उम्मीद में है कि जीई का F414 जो मार्क 2 में काम आने वाला है, वो इंजन भारत को मिलेगा अमेरिका की तरफ से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ। लेकिन अमेरिका लगातार उसमें ढील दिया जा रहा है, अभी तक वो पूरा नहीं हो पाया है। अभी जाकर मार्च में जाकर के जो तेजस के लिए मार्क 1 वाला जो हमारे पास तेजस है, उसके लिए इंजन 99F404 जो इंजन है वो जीई से भारत के लिए दिए गए हैं। कुल मिलाकर के भारत अमेरिका से इंजन प्राप्त कर रहा है, तकनीकी नहीं। तमाम प्रकार से देश हमसे कहते हैं, प्राइवेट कंपनीज कह रही हैं, जैसे रोल्स रॉयस ने ऑफर किया है कि हम मिलकर के इंजन बना सकते हैं, ऐसे गोदरेज कह रहा है कि हम मिलकर के इंजन बना सकते हैं। इंडिया और रशिया ज्वाइंट प्रोडक्शन सुखोई का इंजन बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन सब में अल्टीमेटली जो चीज है वो ये कि कावेरी में कोई तकनीकी नहीं देना चाहता, अपना इंजन बनाना चाहते हैं, और उस अपने इंजन में उनका इंजन की तकनीकी उनको पता है। वो हमारे साथ 80% चीजें जो हमें पता है वही साझा कर देंगे। भारत लगातार इसीलिए चाह रहा है कि बस कावेरी का इंजन आप तैयार करवाइए। कावेरी इंजन के साथ जो चैलेंजेस वो मैंने आप लोगों को बता दिए। तकनीकी के नाम पर देखते हैं कि हमारे वैज्ञानिकों को मिला हुआ फंड उन्हें रिसर्च में कितना आगे लेकर जाता है। संभवतः आप सभी साथियों को यह जानकारी समझ आई हो, आपको भी आवश्यकता महसूस हुई हो कि भारत के लिए बड़ी आवश्यकता ये क्यों है। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो साथियों से साझा करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल